हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आया हूँ डीबीटी बेट, जो कि एक्चुअली हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी का ये क्वेश्चन पेपर है। ये एग्जाम आखिरकार क्यों होता है, मैक्सिमम लोगों को पता है। जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं कि जैसे आपका सीएसआईआर नेट एग्जाम होता है ना, जस्ट लाइक दैट ये डीबीटी बेट का एग्जाम होता है। इसके द्वारा भी आपको क्या मिलती है, आपको मिलती है जेआरएफ, और आप कर सकते हैं पीएचडी। तो इसका भी क्वेश्चन पैटर्न ये सब के बारे में बात करूं तो देखो, यहाँ पे भी पार्ट ए होता है, पार्ट बी होता है। पार्ट ए में 50 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने पे 3 नंबर मिलता है ना, निगेटिव मार्किंग भी होती है। और पार्ट बी में कितने होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से अटेंड कितना करना होता है, 50 करना होता है, ये भी 3 नंबर का। तो टोटल नंबर 300 का होता है भाई। इसी में से आपको अटेंड करना होता है। आप लगभग 150 प्लस लाते हो तो आपका क्लियर हो जाएगा जेआरएफ। तो भाई देखो, यहाँ पे मैं आपके लिए ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा, लगभग मैं 80 क्वेश्चन यहाँ पे लेके आया हूँ। और ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसका आंसर आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, ज्यादा माथा पच्ची नहीं करना है। मतलब हमने पूरा क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया और हमने आपके लिए निकाला लगभग 80 क्वेश्चन, जो आप सीयूईटी पीजी के लिए तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, लेक्चरर के लिए, सबके लिए जरूरी है। तो क्या आप तैयार हैं? चले एक एक क्वेश्चन देखें, एक एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें और आंसर देखें। ओके। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो देख रहे हो तो लाइक भी करके जाना। चलो आओ पहले क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई। पहला क्वेश्चन आपको देखो आया है बायोकेमिस्ट्री से, कार्बोहाइड्रेट से, मैचिंग टाइप का है। देखो सुक्रोज क्या है, तो सुक्रोज आप जो चीनी खाते हो वही है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है और होता है क्या, फ्रक्टोज होता है। तो ए का क्या हाँ मैच हो जाएगा, ए का 3 में मैच हो जाएगा। और जैसे ही आप ए का 3 मैच कराओगे आपका राइट आंसर आपके सामने आ जाएगा। आप देख लो बी का चौथा है, तो माल्टोज में क्या होता है, दोनों ग्लूकोज के मालिक्यूल होते हैं। फिर आपका फ्रक्टोज क्या होता है, ये एक तरह का मोनोसेक्राइड है। फिर लैक्टोज क्या होता है, यहाँ पे ग्लूकोज और गैलेक्टोज होता है। लैक्टोज को हम बोलते हैं मिल्क शुगर, गैलेक्टोज को क्या बोलते हैं, ब्रेन शुगर बोलते हैं। ठीक है। तो ऐसे कितना सिंपल क्वेश्चन है ना, हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन भी हमारा मैचिंग से है, बायोकेमिस्ट्री के अमीनो एसिड वाले पोर्शन से आया है। तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड पूछ रहा है। तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड हमने आपको बताया हुआ है, कितने बार हमने क्विज में किया हुआ है। अब सोचोगे क्विज कहाँ पे करते हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है बॉटनी द बर्निंग डिजायर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लेना। तो सल्फर कंटेनिंग कौन कौन होता है, मेथियोनिन होता है, सिस्टीन होता है, सिस्टाइन। तो ए का मैच हो जाएगा दूसरा। और जैसे ही ए का दूसरा मैच करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। डीबीटी का ये क्वेश्चन है। फिर देखो बी का चौथा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन होता है, ग्लाइसिन, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा होता है भाई। फिर एसिडिक अमीनो एसिड कौन सा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा एस्पार्टिक एसिड। फिर आपका बेसिक कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा लाइसिन। ठीक है भाई। देखो क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर ही रहे हैं, जैसे हम तैयारी कराते हैं सीयूईटी पीजी के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए। बॉटनी के फील्ड में कोई भी एग्जाम है हम तैयारी कराते हैं, हमारा कोर्स है। बॉटनी के लिए फी 4000, लाइफ साइंस के लिए 5000, नॉट फॉर द असिस्टेंट, नॉट फॉर द सीएसआईआर, ये सीयूईटी के लिए है मोस्टली। आप सीएसआईआर क्लियर कर चुके हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देना, तो आप हमारे कोर्स में आ सकते हो। ठीक है, अभी डिस्काउंट 25% चल रहा है, आप आके ज्वाइन कर सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एम आई आर एन ए इज इनकरेक्ट। तो एम आई आर एन ए क्या होता है, ये जीन साइलेंसिंग के लिए उपयोगी होता है। तो माइक्रो आरएनए हम बोलते हैं। तो ये कैसे जनरेट होता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड काम करता है। तो लार्ज प्रिकर्सर आरएनए होता है, वहां से जनरेट होता है, ये तो सही है। ये ट्रांसलेशन को कैसे इनहिबिट करता है, ये मतलब अपने कंप्लीमेंट्री एमआरएनए से उसके 3 प्राइम साइड से बाइंड होकर करता है, ये भी सही है। बायोजेनेसिस जो होता है आरएनए जीएच का इन्वॉल्वमेंट नहीं करता। डाइएसर होता है, ड्रोसा होता है, पासा होता है, ये सब काम करते हैं, लेकिन आरएनए जीएच नहीं करता। यहाँ पे आरएनए जीएच कहाँ पे काम करता है, जब आप पढ़ते हो डीएनए रिप्लिकेशन यूकैरियोटिक के केस में, तो जो टर्मिनेशन कराना होता है वहां पे काम करता है। तो आंसर तो आपका यही होगा। अब देखो ये जो यमाई आरएनए होता है, ये हायर यूकैरियोट, निमेटोडा में, फ्रूट फ्लाई में, ये सब में होता है। तो जीन साइलेंसिंग, क्वेलिंग, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, ये सारे चीज, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, जीन साइलेंसिंग, पीटीजीएस हम बोलते हैं। तो ये पढ़ लेना आप। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के लिए इनकरेक्ट है। ये सब बहुत ध्यान देना होता है कि करेक्ट क्या है, इनकरेक्ट कहाँ पे है। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कैसे बढ़ता है, ये देखो इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी आप पढ़े होगे।
सिम्पर एंड मोर्गेलिस ने बताया था कि भैया ये जो देखो आपका माइटोकांड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ये सब बैक्टीरिया से इवॉल्व हुए, तो वो फ्यूजन करके अपना नंबर बढ़ाता है। बिल्कुल सही बात है। डिफेक्टिव माइटोकांड्रिया आर रिमूव्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड माइटोफाइजी। तो जो नॉन फंक्शनल माइटोकांड्रिया सेल के अंदर होते हैं तो उसको डिग्रेड करा दिया, जैसे ऑटोफैजी होता है तो वैसे माइटोफैजी होता है, ये भी सही है। यहाँ देखो तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इन एक्टिवली रिस्पायरिंग माइटोकांड्रिया जिसमें क्रेब साइकिल सब अच्छे से चल रहा है, द मैट्रिक्स इज मोर एसिडिक देन इनर मेम्ब्रेन स्पेस। आपको वो थोड़ा सा प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट के बारे में सोचना पड़ेगा। प्रोटॉन को कहाँ एकोमुलेट किया जाता है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में ना माइटोकांड्रिया के। तो ये क्या कर रहा है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में कर रहा है, कम कैसे रहेगा, मैट्रिक्स लेस एसिडिक रहेगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो रहेगा ज्यादा एसिडिक रहेगा। तो ये मतलब ये इनकरेक्ट दिया है, यानी कि आंसर तो हमारा मिल गया। मेनी ऑफ द माइटोकांड्रिया प्रोटीन आर इनकोडेड बाय द न्यूक्लियर जीनोम। तो माइटोकांड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, इसको हम सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। क्योंकि भैया ये देखो 10% अपना खुद से कोड कर सकता है, लेकिन 90% तक जो जीन को कोड करने के लिए प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन को कोड करने के लिए जो चाहिए जीन, वो न्यूक्लियस से ही मिलता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जहां पे बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल वायरस की हेल्प से ट्रांसफर कराता है। तो वो भैया आपका ट्रांसडक्शन है, जिंडर एंड लीडरबर्ग ने बताया था, बहुत बार आप पढ़े हो। ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ग्रिफिथ ने बताया हुआ है। किसने बताया हुआ है, ग्रिफिथ ने 1928 में बताया हुआ है। कंजुगेशन के बारे में लीडरबर्ग एंड टैटम ने बताया है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है भाई, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन आते हैं हम। मोनोकार्ड का सीडलिंग है, पूछ रहा है हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या कराता है, एपिकल डोमिनेंस कराता है। तो ऑक्सीजन ज्यादा कहाँ पे रहेगा, एपिकल पार्ट ऑफ द प्लांट में रहेगा। तो एपिकल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कोलियोप्टाइल बोलते हैं। अरे ये स्टेम है ना, तो स्टेम का ये जो मुंडिया होता है यही तो होता है कोलियोप्टाइल, तो यही पे रहेगा ना ऑक्सीजन का हाई कंसंट्रेशन। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैचिंग टाइप का है, देखो सेल ऑर्गेनेल दिया गया है और आपसे पूछ रहा है फंक्शन। तो माइटोकांड्रिया में देखो क्रेब साइकिल चलता है जिसको हम बोलते हैं टीसीए साइकिल, ठीक है। तो पहला का मैच हो जाएगा दूसरा, और जैसे ही पहला मैचिंग वाला, तो मुझे बहुत ही सिंपल लगता है क्वेश्चन, और पता नहीं आप कैसे गलत करते हो। अब देखो आ गया ना, अब आप कंफर्मेशन कर लो। बी का चौथा मैच होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन ट्रैफिकिंग स्पोर्ट, देखो टनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्रैफिकिंग में काम करता है, तो ये भी सही है। फिर देखो पराक्सीसोम है, पराक्सीसोम में हाइड्रोजन पराक्साइड रेगुलेशन होता है। लाइसोसोम में डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन होता है। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन। एक मिनट में अभी, ओके। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन हो गया है, चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन फिर से मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, और ये आप कहेंगे तो बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर से है। तो पीएच ऑफ सॉल्यूशन, तो पीएच के लिए हम देखो पीएच निकालने के लिए वही कौन सा हम एक इक्वेशन फॉलो करते हैं, हेंडरसन हेजल बैच इक्वेशन फॉलो करते हैं। तो ए का हो जाएगा हमारा मैच दूसरा। तो ऐसे भी हमारा राइट आंसर तो मिल ही गया, ए का दूसरा मैच हो गया। फिर भी हम कहते हैं मान लो हमको ये नहीं पता, लेकिन आपको ये जो बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए, डीएनए में जैसे जो आपके नाइट्रोजनस बेस होते हैं, कौन किससे बाइंड होता है, वो किसने बताया था, चारगाफ ने बताया था। तो बी का देखो चौथा मैच हो जाएगा, मान लो ये। तो बी का चौथा खोज लो कहाँ पे, देखो बी का चौथा सिर्फ इसमें है। तो इससे भी आपका राइट आंसर मिल गया। मान लो ये भी नहीं पता है, तो ऐसे जैसे कोई भी ऐसा हमारा सोल्यूशन है, तो वो कितना लाइट को कितना कंसंट्रेशन ऐसे एब्जॉर्ब करता है। तो लैम्बर्ट बियर लॉ केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे, उसके लिए दिया गया था। तो ये भी, फिर डायडाक्सिक सीक्वेंसिंग फ्रेडरिक सेंगर ने दिया था, डीएनए सीक्वेंसिंग का मेथड। तो सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है, सब कुछ आप जानते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन तो अभी सीयूईटी में भी आया था कि प्रोटीन डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होता है। तो क्वास्टिक्योर डिजीज होता है प्रोटीन के डिफिशियंसी से। स्कर्वी होता है विटामिन सी के डिफिशियंसी से। और टे साइट डिजीज लाइसोसोम में ऐसे कोई एंजाइम नॉन फंक्शनल हो जाता है तब होता है। अब आप बताओ मैस्थेमिया ग्रेविस बॉडी में ऐसे अकड़न टाइप का होता है, क्यों होता है। चलो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है देखो बहुत ही सिंपल, जनरेशन ऑफ डीएनए प्रोब यूजिंग रैंडम प्राइमर टेक्निक यूजिंग ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड 6 बेस पेयर इन लेंथ। 6 बेस पेयर है, हाउ मेनी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियोटाइड आर पॉसिबल ऑफ ऑल 4 न्यूक्लियोटाइड। तो देखो 4 न्यूक्लियोटाइड है, 6 की बात करें तो आपको करना क्या है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 6 बार ऐसे कर दोगे, ठीक है, गुणा कर दोगे, कितना आ जाएगा, 4096 आ जाएगा, और आपका यही राइट आंसर। बहुत ही सिंपल है, बस आपको टेक्निक नहीं पता है इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हो।
पॉलीमराइजेशन ऑफ आइसोप्रीन, जो हमारा नेचुरल रबर होता है, जो हैवी ऑफ ब्रेजिलेंसिस से हम निकालते हैं, तो एक्चुअली में वो आइसोप्रीन जो 5 कार्बन का यूनिट होता है उससे बनता है, तो ये नेचुरल रबर रहेगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन इज ए एंटीबायोटिक डिराइव फ्रॉम द फंगस। ये बात मानते हो कि नहीं आप मानते हो? तो पेनिसिलिन की डिस्कवरी जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था 1928 में, जिसको हम वंडर ड्रग बोलते थे। वो स्टेफाइलोकोकस के ऊपर काम कर रहे थे वर्ल्ड वार के दौरान। तो ऐसे सेरेंडिपिटियस डिस्कवरी हुई थी, गलती से पेनिसिलिन की डिस्कवरी हो गई, जो कि पेनिसिलियम नोटेटम से डिस्कवरी की गई। बाद में लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए पेनिसिलियम क्राइसोजेनम का यूज किया गया। तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। तो देखो ये कभी होगा नहीं। ठीक है, अब देखो, एंटीबायोटिक आर कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज्ड एज पेन किलर। तो देखो एंटीबायोटिक पेन किलर के लिए नहीं होता है। एंटीबायोटिक का मेन काम क्या होता है कि वो जैसे कोई भी मान लो हम कोई भी दवा पेन किलर खा रहे हैं, तो उसके बाद उसके साथ एंटीबायोटिक इसलिए देते हैं कि कोई भी बैक्टीरिया है तो उसका ग्रोथ ना हो। तो एंटीबायोटिक का मेन काम है कि जो डिजीज काजिंग जो बैक्टीरिया है उनके ग्रोथ को रोकना। तो ये गलत चीज दिया गया है। तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट हो जाएगा। चलो अगले चलते हैं। अरेंज करना है आपको, अलग अलग रेस दिए गए हैं, उनको असेंडिंग यानी कि बढ़ते क्रम में उन अरेंज करना है। तो सबसे कम जो होता है वेवलेंथ किसका रहेगा यहाँ पे? सबसे कम रहेगा साउंड वेव का, फिर रहेगा आपका इंफ्रारेड का, फिर रहेगा आपका माइक्रोवेव का, फिर रहेगा अल्ट्रावायलेट। ठीक है, फिर सबसे ज्यादा किसका रहेगा? एक्सरेज का रहेगा। तो ये आपका मैच हो जाएगा ए से, पहला से। तो ये सब अरे विबग्योर आप पढ़े होंगे, विबग्योर से ही एक्सरे सबसे ज्यादा उसका, अब जैसे वही होता है ना, एक्सरे कराने जाते हैं तो उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, इसीलिए तो एक्सरे से बच के रहनी चाहिए। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि अंडर हाई कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज एथेनॉल प्रोडक्शन बाय ईस्ट सेल इंस्टीड ऑफ इंक्रीजिंग सेल मास विया टीसीए साइकिल इज डिस्क्राइब एज। तो यही कह रहा है कि देखो ना, जैसे ऑक्सीजन प्रेजेंट रहे लेकिन ऐसा करके ग्लूकोज ज्यादा है तब भी एथेनॉल प्रोडक्शन हो रहा है इस सेल के द्वारा, तो इसको हम कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं क्रैबट्री इफेक्ट। क्या बोलते हैं? क्रैबट्री इफेक्ट बोलते हैं। वारबर्ग तो जानते ही हो, आपका कैंसेरियस सेल होते हैं जो एनारोबिक कंडीशन में ग्लूकोज का कंजप्शन करते हैं, उसको बोलते हैं। सिम्पसन इफेक्ट जो होता है ये आपका बायोस्टैट्स से रिलेटेड है। रमन इफेक्ट आप जानते ही हो, ये प्रोटॉन ऐसे करके न्यूट्रॉन प्रोटॉन से रिलेटेड है, बायोकेमिस्ट्री सॉरी केमिस्ट्री से। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये कोर्स है, ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो। भाई गर्मी बहुत पड़ रही है एकदम, फैन चला के रिकॉर्ड करूँ तो भाई आवाज जाएगा और ऐसे परेशानी है। ये क्या आ रहा है? चलो अगला क्वेश्चन है, लेविंथल पैराडॉक्स किससे रिलेटेड है? तो देखो ना, जैसे लेविंथल पैराडॉक्स रिलेटेड है कि जैसे आपका प्रोटीन होता है ना, जानते हो, अल्फा हेलिक्स, फिर बीटा प्लेटेड सीट, फिर जैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, तो उसमें फोल्डिंग होता है। तो ये फोल्डिंग जरूरी नहीं कि फोल्डिंग हमेशा एक ही तरीके से हो, फोल्डिंग कई सारे तरीकों से हो सकता है। तो वही प्रोटीन फोल्डिंग के लिए लेविंथल पैराडॉक्स दिया गया कि प्रोटीन कई तरीके से अपने आप को फोल्ड कर सकती है। तो इसका हो जाएगा तीसरा, नया चीज है, याद कर लेना। अगला चीज है, प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन हम कराते हैं तो वहां पे गोल्ड या टंगस्टन के पार्टिकल का यूज करते हैं हाई वेलोसिटी के साथ। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पार्टिकल बम्बार्डमेंट मेथड, और इसको जीन सैनफोर्ड ने 1984 में बताया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट असिस्ट प्रोटीन फोल्डिंग। तो देखो यहाँ पे आप सोचो कि ये टोपो आइसोमरेज प्रोटीन फोल्डिंग कराएगा क्या? प्रोटीन फोल्डिंग में पढ़े हो, टोपो आइसोमरेज तो वहां पे था ना डीएनए के कुंडलन को खोलने के लिए, डीएनए को ऐसे करके रेप्लिकेशन फॉर्क बनाने के लिए था। तो टोपो आइसोमरेज प्रोटीन फोल्डिंग में नहीं होता, डीएनए जे के होता है, डाइसल्फाइड आइसोमरेज होता है, ग्रो ईएस भी होता है, लेकिन टोपो आइसोमरेज नहीं होता है। ठीक है भाई, चलो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बैक्टीरियम यूजफुल इन बायो लीचिंग ऑफ लो ग्रेड मिनरल ओर्स। ओर्स की बात कर रहा है, अयस्क की बात कर रहा है। देखो बैसिलस मेगाथीरियम, तो ये चाय वाय के ऐसे क्यूरिंग में होता है, इसका यूज नहीं होगा। थर्मस एक्वेटिकस से हम टैग पॉलीमरेज निकालते हैं, ये भी नहीं होगा। और देखो अब बचा रोडोस्यूडोमोनास कैप्सुलेटस करके है, और थायोबैसिलस फेरोऑक्सीडेस करके। तो फेरोऑक्सीडेंस से आप क्या समझते हो? ये आयरन का अयस्क की तरह नहीं लग रहा है क्या? आयरन का अयस्क होता है ना फेरस आयरन, तो यही होगा ऑप्शन, एलिमिनेशन मेथड लगा के यूज कर सकते थे।
अगला क्वेश्चन है कि भैया फोटोसिंथेसिस का जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे होता है, सीक्वेंस बताना था। तो देखो सबसे पहले P680 रहता है, फिर प्लास्टोक्विनोन के पास जाता है, फिर साइटोक्रोम B फिर प्लास्टोसाइनिन के पास, फिर P700 के पास। तो यही होगा, सिंपल क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है कि हम सबसे पहले प्लांट सस्पेंशन कल्चर करके सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन सा हम बनाए थे, तो वो सिकोनिन था, ये आप जानते भी। राइबोफ्लेविन ये विटामिन B2, कॉल्चिसिन ये जो है कॉल्जिकम आटोमोनेस से निकाला जाता है, जो कि माइटोटिक पॉइजन की तरह काम करता है। चलो अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि एक इन्वेस्टिगेशन किया गया, देखा गया कि कहीं पे फूड पॉइजनिंग बहुत ज्यादा फैला हुआ है। तो वहां देखा गया कि मुसेल ऐसे करके फिशरीज इंडस्ट्री से है, वहां पे देखा गया कि उनमें ग्लूटामेट पाया जा रहा है और डोमोइक एसिड था, तो जिसके वजह से पर्सन की बॉडी में ये टॉक्सिन आया। तो डोमोइक एसिड यही कह रहा है कि कहाँ से रिलेटेड है, तो निश्चिजिया पंगेंस करके ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जहाँ पे आपको डोमोइक एसिड का इन्फेक्शन देखा जा सकता है। नया क्वेश्चन है, आप याद कर सकते हो इसको, ठीक है। अब प्लांट के केस में जब हम सोमैटिक एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं, तो एबीए का कंसंट्रेशन कल्चर मीडियम में कब जरूरत पड़ती है, तो जब मैच्योर स्टेज आता है तब वहां पे हम एबीए का सप्लाई करते हैं, तो मैच्योरिंग स्टेज पे। आप ये अच्छे से पढ़ लेना, जैसे टारपीडो स्टेज, ग्लोबुलर स्टेज, तो प्लांट एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ोगे तो वहां पे ये सारी चीजें आएंगी आपका। चलो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नॉट अ ग्राउंड वाटर रिमीडिएशन टेक्नोलॉजी। तो आप देखोगे स्लज ट्रीटमेंट की, एक्चुअली में आप देखोगे तो स्लज ट्रीटमेंट ये तो हमारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में आता है, जो गंदा पानी होता है, बीओडी ये सब का हम ध्यान में रख के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कराते हैं, तो स्लज ट्रीटमेंट वहां पे आता है एक्चुअली में। ये वाटर रिमीडिएशन, ग्राउंड वाटर रिमीडिएशन टेक्नोलॉजी में देखो आपका पंप एंड ट्रीट सिस्टम हो गया, सॉइल वेपर एक्सट्रैक्शन हो गया, परमिएबल रिएक्टिव बैरियर हो गया, लेकिन स्लज ट्रीटमेंट नहीं आता है आपका। ठीक है भाई। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज एज फोटोसेल टू मेजर द सेल डेंसिटी इन द कल्चर। तो भैया सेल डेंसिटी पता करना, मान लो आप एक कल्चर मीडिया में ऐसे सेल बढ़ा रहे हो, यहाँ पे पहले मीडिया था फिर सेल बढ़ता जा रहा है, तो आप टर्बिडो स्टेट का यूज करोगे तो आपको टर्बिडिटी से पता चल जाएगा, मतलब ज्यादा गाढ़ा चीज दिखने लगेगा, सेल आपस में डिफरेंशिएट नहीं होगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई सेल का नंबर तो बढ़ रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन है एचआईवी से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है। तो एचआईवी जो है इनवॉल्व आरएनए वायरस होता है, सही है। एनसाइक्लोवीर इनहिबिट एचआईवी रेप्लिकेशन, नहीं भाई देखो एनसाइक्लोवीर नहीं करता है। जीडोवोडिन थोड़ा सा काम करता है, एचआईवी के लिए अभी कोई दवा हुआ अच्छे से खोजा नहीं गया, तो ये गलत है, यानी कि यही राइट आंसर होगा। ए डीएनए कॉपी ऑफ द एचआईवी जीनोम में इंटीग्रेट इनटू द होस्ट सेल डीएनए, बिल्कुल सही बात है। वायरस का यही काम होता है कि होस्ट के मशीनरी पे कब्जा करके अपने नंबर को बढ़ा देना। द विरियन कंटेन आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये भी सही है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है माइकोप्लाज्मा स्टेन नेगेटिव इन ग्राम स्टेनिंग। तो माइकोप्लाज्मा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, तो ठीक है। ग्राम स्टेनिंग में मतलब अपने आप को कलर नहीं करता, इसलिए नेगेटिव है ना। माइकोप्लाज्मा सेल वाल डिवाइड ऑफ टिकोइक एसिड, बिल्कुल सही बात है। देखो पहले तो माइकोप्लाज्मा के पास सेल वाल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि माइकोप्लाज्मा के सेल वाल में टिकोइक, जब माइकोप्लाज्मा के पास सेल वाल है ही नहीं, तो वहां पे टिकोइक एसिड की कैसे बात करेंगे। तो ए इज करेक्ट होना चाहिए, आर इज नॉट करेक्ट होना चाहिए। आंसर की में कुछ दूसरा दिया गया है क्या? अरे भाई जो सही है वही मैं बताऊंगा, ठीक है। और कहीं पे भी आपको डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो या पूछ सकते हो। एक रिसर्चर है जो लुक कर रहा है, देख रहा है। अच्छा मफलिंग हो रही है भाई, मुंह में ना छाला पड़ गया, इसलिए मैं इसे बोल नहीं पा रहा हूँ, फिर भी स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो डीएनए बाइंडिंग जो ग्रुप होता है डीएनए में, तो वो कैसा होता है, देखो डीएनए आपका कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, और डीएनए पॉलीमरेज आपका कैसा होता है, वो भी लगभग निगेटिवली होता है। तो जो मेजर ग्रुप होता है वो पॉजिटिवली चार्ज, वहां पे अमीनो एसिड होते हैं, तो वो बाइंड वहां पे सही से कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है स्पर्म प्रोडक्शन, जैसे ह्यूमंस के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन कौन रेगुलेट करता है, तो लेडिंग सेल जो होती है, तो वो स्पर्म प्रोडक्शन जिसको हम इंटरस्टिशियल सेल या लेडिंग सेल बोलते हैं वो करता है। सर्टोरी सेल जो होता है ये डेवलपिंग
स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। बीटा सेल तो आपको पैंक्रियाज में पढ़ी है। चलो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो अभी जैसे इंडिया के अंदर जो है भाई ऐसा लिया जा रहा है कि 2025 तक टीबी को एकदम जड़ से खत्म कर देंगे, तो वैक्सीन बनाई जा रही है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को इनहिबिट करने के लिए। तो किसका यूज कर रहे हैं? तो माइकोबैक्टीरियम का ही एक अलग स्ट्रेन, एक अलग स्पीसीज है माइकोबैक्टीरियम बोबिस, जो कि गाय वाय में है, तो उससे बनाई जा रही है रोकथाम के लिए। तो ये नया इन्फॉर्मेशन है, आप याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, सपोज दैट एन ओब्लिगेट anaerobic suffered a mutation that result in the loss of triage phosphate isomerase activity. What will be the net ATP yield under anaerobic condition? तो यार म्यूटेशन हो गया, मेरे को तो आंसर इसका 2 लग रहा था, लेकिन आंसर दिया गया है 0। अब ये आपका काम है, आप बताना कैसे। मेरे हिसाब से तो 2 एटीपी बनना चाहिए, नहीं बन रहा है तो क्यों नहीं बन रहा, आप बताओ। आंसर 0 दिया है। अगला क्वेश्चन है कि विच क्लास ऑफ एंजाइम कैटेलाइज द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फ्रॉम फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एसिड इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ मेसोफिल से। अरे वही ना, पेप्को आप पढ़ते हो, पेप्को जो होता है, पेप्को फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, तो पेप्को। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये तो। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जो कंट्रोल करता है मिल्क प्रोडक्शन। तो प्रोलैक्टिन कहां से सिक्रेट किया जाता है? तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट किया जाता है भाई, बहुत ही सिंपल, मेमोरी ग्लैंड से नहीं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अब देखो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में टाइप 1 और टाइप 2 का काम किया गया, मतलब एक तरह का स्टेन है। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप पढ़े हो। तो जैसे माइटोकांड्रिया में जैसे जैनस ग्रीन का यूज किया जाता है, इसमें सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया जाता है स्ट्रेन करने के लिए। न्यूक्लियस के लिए एसिटोकॉर्मिन हो गया, हिमेटोजाइलान, ये सब यूज किया जाता है। तो टाइप 1 और टाइप 2 मोस्टली स्ट्रेन करने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए काम किया जाता है। तो ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अगर आप याद करते हो, याद है, आप पढ़े हो, तो चीजें सही है। क्या नहीं पढ़े हो? यार देखो, नहीं पढ़े तो लिख लो ना कि टाइप 1 और टाइप 2 का काम हम स्टैंड करने के लिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए काम करते हैं। अभी जेनस ग्रीन में माइटोकॉन्ड्रिया बताया, तो लिख लो, नहीं पता है तो धीरे धीरे आ जाएगी। अब कौन सा है जो न्यूट्रोफिल के लिए इनकरेक्ट है? दे आर मोस्ट एबुडेंट सर्कुलेटिंग ल्यूकोसाइट। तो भैया बिल्कुल सही बात है भैया, मोस्ट एबुडेंट है। दे डिफरेंशिएट इन बोन मैरो एंड मूव इनटू सर्कुलेशन, ये भी बिल्कुल सही बात है। दे डिफरेंशिएट ओनली ड्यूरिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ओनली लिखा है, देखो जरूरी नहीं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तभी ये बनेगा भैया, किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल हो, प्रोटोजोअल, किसी प्रकार का, बस देखो कोई भी एंटीजन गया तो इसके प्रोडक्शन को ऐसे करके इनहांस करेगा। तो ये गलत है, यानी कि यही सही आंसर होगा, तीसरा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब बेस पेयर प्रेजेंट इन पर हेलिक्स टर्न इन बीडीएनए, तो ये 10.5 होगा, नॉर्मली हम 10 करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कालीफ्लावर मोजेक वायरस जो होता है, तो ये एकुमुलेट होता है इंक्लूजन बॉडी के अंदर। तो इंक्लूजन बॉडी कहाँ पे मिलता है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इंक्लूजन बॉडी जो होता है साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, वहीं पे सीएएम भी अपने आप को एकुमुलेट करके रखता है भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है? द जीनोम साइज एंड द नंबर ऑफ जीन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉर द ऑल स्पीसीज। ऐसा जरूरी नहीं है कि जीनोम साइज बड़ा हो तो नंबर ऑफ जीन भी ज्यादा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो जीनोम साइज जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है क्रॉस स्पीसीज के लिए। किसी का जीनोम साइज छोटा है, वहां पे जीन अपने आप को, जैसे अब जीनोम साइज देखो प्रोपोर्शनल होता है तो जीन का जो लोकेशन होता है वो एकदम बराबर बराबर होता है, जीन आसपास नहीं होते। नहीं तो तब अगर ऐसा होता तो ये लिंकेज ये सब ना एग्जिस्ट ही नहीं करता जीन का। अब अरे पढ़ते हो ना यार, जैसे ए जीन है, बी जीन है, कहीं दिया जाता है 2 सेमी ऐसे है, 2 सेंटीमार्गन है, कहीं पे 5 सेंटीमार्गन है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो जीनोम साइज होता है नंबर ऑफ जीन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोमैटिक सेल क्लोनिंग, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सोमैटिक सेल क्लोनिंग में क्या करते हैं कि हम एक सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस लेते हैं, उसको ओवम के अंदर डाल देते हैं, जिससे हम सोमैटिक सेल क्लोनिंग, डॉली वाली आप पढ़े होगे, डॉली ट्रेजी ये सब के बारे में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आप कंफ्यूज कर जाओगे थोड़ा सा। बस क्या कर रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लिया, आप बना डालोगे। देखो क्या कर रहा है, ट्रांसमिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम मदर टू द फीटस ऑफ न्यू बोर्न चाइल्ड इज नोन एज द वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। तो कह रहा है कौन सा ऐसा है यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो वर्टिकल ट्रांसमिशन जिसका हो। अब क्वेश्चन को पूछो ये क्या कर रहा है,
एसटीडी के बारे में कह रहा है सीधे सीधे। एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो मदर से उसके प्रोजेनी में जा रहा है। तो देखो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी है जिससे टिटनस होता है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ही नहीं, एसटीडी नहीं है। सिगेला डिसेंट्री जिसकी वजह से डिसेंट्री होता है, अनपच होता है, ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं है। निमोनिया, अब निमोनिया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है क्या? नहीं है ना। क्लेमाइडिया ये डिजीज होता है जो मोस्टली करके जैसे फीमेल्स में होता है, तो वहां पे ट्राइकोमोनाइटिस करके डिजीज होता है, तो ये एसटीडी है। तो आप ना क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लिया, क्वेश्चन में पूछना क्या रहा है, चाह रहा है वो समझ लिया, क्वेश्चन आपका बन जाएगा भाई। समझ गए? चलो आओ अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखो अल्फा हेलिक्स में कह रहा है कि जो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है CONH बॉन्ड का, वो किसके किसके बीच में होता है? तो अल्फा हेलिक्स में N+4 देखा जाता है बॉन्डिंग का पैटर्न, यही है। अब CO है तो हमेशा किसके साथ होगा? NH के साथ होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो फिफ्थ के साथ होगा नहीं, N+5 नहीं होता, N+4 होता है, तो ये होगा आंसर, है कि नहीं? चलो अगले क्वेश्चन पे है। अगला क्वेश्चन है आपका, 1 मिनट में जस्ट आया, किसका कॉल आ रहा है? ओके, तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग क्वांटिटेटिव रियल टाइम पीसीआर, क्यूआरटी पीसीआर करके कह रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं? क्वांटिफाई करते हैं, पता करते हैं कि कितना हमारा जीन ऑफ एक्सप्रेशन है और कितना हमारा आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बन रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एबीसी मॉडल से, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये है। तो आपको पता है ए ऐसे एक्सप्रेशन होता है, A+B, फिर आपका बी, फिर ऐसे होता है ना, B+C+ फिर C, ऐसे एक्सप्रेशन होता है। तो इससे क्या बनता है? सेपल बनता है, फिर इससे क्या बनता है? पेटल बनता है, फिर इससे क्या बनता है? स्टेमेन, और इससे कार्पल। अब कह रहा है कि ए में म्यूटेशन हो जाएगा तो क्या देखने को मिलेगा? ए में म्यूटेशन हो गया, ये नहीं बनेगा, ठीक है, ये नहीं बनेगा आपका, ठीक है, ये नहीं बनेगा, तो यानी कि सेपल और पेटल सही से बनेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका? देखो सीधी सीधी बात है, ए कहाँ कहाँ एक्सप्रेस करता है? ए आपका एक्सप्रेस करता है सेपल और पेटल के फॉर्मेशन से, ठीक है। यहाँ पे ए रहेगा, फिर यहाँ पे A+B रहेगा, फिर यहाँ पे B+C रहेगा, तो पेटल और सेपल नहीं बनेगा भैया, कार्पल बनेगा और स्टेमेन बनेगा, तो चौथा इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, पेन दिख नहीं रहा है क्यों? ओके, देखो ऐसा होता है ना, जहाँ पे ए एक्सप्रेस नहीं करता वहां पे क्या एक्सप्रेस कर जाता है? सी एक्सप्रेस कर जाता है। तो जैसे जब ए एक्सप्रेस नहीं करेगा तो कैसा एक्सप्रेशन रहेगा? ऐसा C+B, फिर यहाँ पे भी C+B हो जाएगा, यहाँ पे C हो जाएगा। तो ऐसे एक्सप्रेस करेगा तो यहाँ पे कार्पल हो जाएगा, यहाँ पे स्टेमेन हो जाएगा, यहाँ पे स्टेमेन हो जाएगा, यहाँ पे कार्पल, तो ये वाला आ जाएगा आपका। समझ गए? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल कल्चर है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि म्यू क्या है भाई? तो म्यू क्या है? बैक्टीरिया का स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है, कितना तेजी से बैक्टीरिया अपने नंबर को बढ़ा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जब एल्कोहलिक फर्मेंटेशन करते हैं तो CO2 कब रिलीज होता है? तो CO2 रिलीज होता है जब पायरुविक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होता है, और जब एस्टियल्डेहाइड का फॉर्मेशन होता है, तो आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है नेट, यहाँ पे आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अल्फा हेलिक्स को कौन डिसरप्ट करता है? तो हेलिक्स ब्रेकर के नाम से जाने जाते हैं। आपको पता है ग्लाइसिन और प्रोलिन इज ए हेलिक्स ब्रेकर जो अल्फा हेलिक्स को डिसरप्ट कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है असर्शन रीजन का। तो आल एक्सप्रेशन वेक्टर आल्सो द क्लोनिंग वेक्टर। तो क्लोनिंग वेक्टर का काम होता है जो डीएनए को सिर्फ जीन को क्लोन कर रहा है, एक्सप्रेशन वेक्टर को है कि वो क्लोन करके एक्सप्रेस भी कर रहा है, अपना प्रोडक्ट भी बना रहा है। तो आल एक्सप्रेशन वेक्टर सबसे पहले तो क्लोन तो कराना पड़ेगा। तो एक्सप्रेशन वेक्टर जो है क्लोनिंग वेक्टर है, बिल्कुल सही बात है। एक्सप्रेशन वेक्टर कंटेन द फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, ये भी सही है। ठीक है, तो असर्शन एंड रीजन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन होगा इसका। अगला हमारा क्वेश्चन है 1 सेंटीमार्गन में कितना परसेंट ऑफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होता है? तो आपका ये पता होना चाहिए, 1% होगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसे 10 सेंटीमार्गन में रहेगा 10% की क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी, रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू डिटेक्ट प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन? तो ये बहुत सिंपल बात है, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन इन विवो मतलब लैब के अंदर, सेल के अंदर बात कर रहा है, प्रोटीन प्रोटीन का इंटरेक्शन आप देखना चाहते हो तो ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम का यूज हम करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है भाई
मिक्लिस कांस्टेंट जो Km होता है, Km इज रेट एट विच रेट ऑफ रिएक्शन बिकम हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी। तो ये बताता है कि अफिनिटी कितना है सबस्ट्रेट का एंजाइम के साथ। तो यही है, हाई द वैल्यू ऑफ मिक्लिस कांस्टेंट स्ट्रॉन्गर द बाइंडिंग ऑफ द एंजाइम टू द सबस्ट्रेट। देखो हाई वैल्यू रहेगा तो मिक्लिस कांस्टेंट का मतलब, अगर देखो ग्राफ ऐसे है, मतलब ये Km यहाँ पे आ रहा है, मतलब कि सबस्ट्रेट सही से एंजाइम से बाइंड ही नहीं कर रहा है, मतलब उसकी अफिनिटी कम है। तो लोअर द वैल्यू ऑफ मिक्लिस कांस्टेंट हायर द अफिनिटी, हायर द वैल्यू ऑफ मिक्लिस कांस्टेंट लोअर द अफिनिटी। तो ये स्टेटमेंट 2 गलत है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ माइक्रोब विच विच स्टेज दे डू प्रोड्यूस प्राइमरी मेटाबोलाइट। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट का क्या होता है ना, प्राइमरी मेटाबोलाइट होता है जो बैक्टीरिया अपने आप में यूज कर रहा है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट पूछता तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है लैग फेज में बनता, ये प्राइमरी के पूछ रहा है इसलिए एक्सपोनेंशियल फेज रहेगा। स्टेटनरी भी है, लैग कहोगे रुका रहेगा, हाँ ठीक है, स्टेटनरी भी कर सकते हो सेकेंडरी के लिए। अगला क्वेश्चन है कि वीट जीन एक्सप्रेशन एग्रोबैक्टीरियम में जो होता है, कौन सा केमिकल जो होता है उसको एक्टिवेट करता है, तो वो एसिटोसिरिंजोन होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा यहाँ पे ऑप्शन है जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सही नहीं है। तो ऐसा मतलब जहां से सॉलिड वेस्ट निकल रहा है उसके सोर्स का रिडक्शन कर दें, ये सही है। रिसाइकलिंग कर लें सॉलिड वेस्ट का, ये भी सही है। डिस्पोजल कर दें, ये भी सही है। लेकिन क्रॉप स्टबल बर्निंग, तो क्रॉप जो गेहूं वहूं का ऐसे होता है भूसा उसा, उसको जलाने से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं होता है। तो ये गलत चीज दिया, यानी कि यही सही आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन है, एंजाइम के लिए मिक्लिस मेंशन काइनेटिक्स में कैटालिटिक इफिशियंसी कैसे मेजर की जाती है। तो के कैट बाई के एम से मेजर की जाती है, टर्नओवर नंबर बाय द मिक्लिस मेंशन कांस्टेंट। के कैट को हम टर्नओवर नंबर बोलते हैं भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सैक्रोमाइसिस सिरिवेसी को ग्रो करा रहे हैं, एथेनॉल का प्रोडक्शन करा रहे हैं। पहले जो प्रोडक्शन था एक्सपोनेंशियल फेज में 2 ग्राम पर लीटर हावर था, लेकिन वो किसी भी वजह से घट के आधा हो गया कुछ टाइम में। तो इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं, कौन होगा जो लिस्ट लाइकली होगा इसके लिए, मतलब लिस्ट लाइकली का मतलब है इसमें से, मतलब अगर उसकी कमी हो जाएगी तो उसका प्रोडक्शन से कुछ लेना देना नहीं रहेगा। देखो अब ऑक्सीजन का डिप्लीशन आप करा दिए, तो ऑक्सीजन का डिप्लीशन आप करा रहे हो तो ऐसा करके एथेनॉल प्रोडक्शन पे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि तो ये तो एनोरेबिक चीजें होती हैं। एनोरेबिक ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं होती एथेनॉल के लिए, तो ऑक्सीजन का डिप्लीशन कराओगे तो ये लीस्ट लाइकली होगा। लेकिन आप न्यूट्रिएंट की डिप्लीशन करा दोगे तो प्रोडक्शन घट जाएगा। मिनरल साल्ट डिप्लीशन करा दोगे तो आपका प्रोडक्शन घट जाएगा, वेस्ट का एकुमुलेशन हो जाएगा तो घट जाएगा, लेकिन इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा ना। समझ में आ रही बात। ड्रेप, देखो यार ये ड्रेप जो होता है, ड्रेप आप जैसे एबायोटिक स्ट्रेस में एक प्रोटीन होता है, तो एबायोटिक स्ट्रेस जब पानी की कमी हो जाती है ड्राउट रेजिस्टेंस में, उस समय देखी जाती है। एबीए के आप सिग्नलिंग में पढ़ोगे तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन डिप्लीशन, जैसे ओजोन लेयर को डिप्लीट करने वाला सब्सटेंस पूछ रहा है, तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा डिसऑर्डर है जिससे हेलुसिनेशन हो सकता है, मतलब जो चीज हो ना वो चीज आपको दिखने लगे, तो साइजोनेफ्रिया हम बोलते हैं। साइजोनेफ्रिया में ऐसे करके चीजें, और एल्जाइमर में भुलक्कड़पन हो जाता है ना, भूलने लगते हैं, और साइजोनेफ्रिया में वो चीज भी दिखने लगता है जो एक्चुअली में होता नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है भाई, माइलिन शीथ के डेवलपमेंट के लिए कौन सा सेल्स जरूरी होता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम में तो वो ओलिगोडेंड्राइड होता है। सीयूटी पीजी में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, द मेजर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द वाटर पोटेंशियल इन प्लांट आर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड ग्रेविटी। तो ये सही है। टर्गर प्रेशर इन जाइलम वेसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द वाटर पोटेंशियल, नहीं, टर्गर प्रेशर से वाटर पोटेंशियल नहीं जनरेट होता है भाई, तो ये गलत है। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ एबीए डिपेंडेंट स्टोमेटल क्लोजर इन प्लांट। तो एबीए डिपेंडेंट स्टोमेटा क्लोज होगा तो क्या होगा, ट्रांसपायरेशन भी कम हो जाएगा, और CO2 अंदर नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज नॉट अ पार्ट ऑफ डे टू डे एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग। तो हम जो हवा में सांस ले रहे हैं वो कितना सही कितना गलत, तो पार्टिकुलेट मैटर 10 का हम देखते हैं, अगर ये पार्टिकुलेट मैटर ज्यादा होता है हवा में तो मतलब हवा दूषित हो गई है। SO2 का कंसंट्रेशन देखते हैं, ज्यादा बढ़ गया तो हवा दूषित हो गई। NO2 भी देखते हैं, लेकिन पॉलन ग्रेन व्रेन देखो ये
टेम्परेट एरिया में हो सकता है, लेकिन उतना भी ये काम नहीं करता, तो यही होगा, इससे नहीं मतलब होता उतना। विच ऑफ द फॉलोइंग जीन प्रोवाइड हर्बिसाइड रेजिस्टेंस, तो देखो फास्फोथ्रीसिन एसिल ट्रांसफरेज होता है, ये हर्बिसाइड टॉलरेंस देता है प्लांट में। मतलब हर्बिसाइड टॉलरेंस प्लांट में नहीं, जो हर्ब होता है ना, जैसे जो ऐसे खराब खरपतवार होते हैं उनके अंदर ये एक्सप्रेस करता है, और आप हर्बिसाइड दोगे तो मरेंगे नहीं। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेस्ड ऑन बाइंडिंग ऑफ कुमासी ब्रिलियंट ब्लू टू प्रोटीन टू डिटरमाइन द प्रोटीन कंसंट्रेशन। तो ये हम जब आप पढ़ोगे एमएससी में जाओगे ना, तो बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे, तो वहां पे आपको ब्रैडफोर्ड मेथड कराएंगे, तो वहां पे कुमासी ब्रिलियंट ब्लू का यूज करवाएंगे आपसे, ये लाउरी मेथड करवाएंगे और ब्रैडफोर्ड ऐसे करवाएंगे आपसे। अगला क्वेश्चन है कि सिल्क प्रोटीन में कौन सा स्ट्रक्चर होता है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एंटी पैरेलल बीटा सीट होता है भाई, ये बात आप याद कर लो। आरएनए आरएनएआई मतलब आरएनए इंटरफेरेंस की खोज सिनोरेब्डाइटिस इलिगेंस में एंड्रयू फायर एंड क्रैक्सी मेल्लो ने किया था, ठीक है। सेल साइकिल में जीनोम यानी कि डीएनए का रिप्लिकेशन कब होता है, तो ये यस फेज में होता है। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक विल यूज टू रिजॉल्व प्रोटीन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। तो आप सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट देख रहे हो, चार्ज वायर नहीं देख रहे हो, तो आप एसडीएस पेज का यूज कर सकते हो, सोडियम डोसरेल्सेट पॉलीक्रमलाइट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भाई, ठीक है। आप अगर आप आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को देख रहे हैं, तो आप 2D उडी का यूज करोगे, देखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टू प्रोटीन हैव द अप्रोक्सीमेट द सेम मॉलिक्यूलर वेट एंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, तो बेस्ट वे तो रिजॉल्व दे, मतलब अलग अलग सेपरेट करना है, तो आप क्या कराओगे, तो आप आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग कराओगे भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमीनो एसिड ग्लाइसिन कहाँ पे रहता है, तो टाइप 2 जो बीटा टर्न होता है वहां पे रहता है, देखो अल्फा हेलिक्स में तो कभी रहेगा नहीं भाई। अगला क्वेश्चन है कि अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी हेलिकल टर्न जनरली प्रेजेंट इन 4800 बेस पेयर लॉन्ग नॉन सुपर कोइल बीडीएनए, तो 10 से डिवाइड कर दोगे, आ जाएगा 480, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विन ब्लास्टिन हो गया, विन क्रिस्टीन, देखो ये एक तरह का सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट है, तो वेस्ट प्रोडक्ट से प्लांट सेल के अंदर कहाँ पे एक्यूमुलेट होता है, आपका ईडियोब्लास्ट कहते हैं, ईडियोब्लास्ट में वो सारी चीजें होते हैं जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं। पेरेन्काइमा सेल ही होता है स्पेशलाइज, जो कि वेस्ट मटेरियल को स्टोरेज करके रखता है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपका जैसे ब्लड क्लॉट हो गया, जैसे आर्टरी में ब्लड क्लॉटिंग हो गया, तो उसको डिजॉल्व करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो सिस्टिस फाइब्रोसिस एक डिजीज होता है जहां पे सीएफटीआर चैनल में म्यूटेशन हो जाता है, क्लोरीन चैनल सही से काम नहीं करता, क्लोरीन आसपास नहीं होता, एक दूसरा मैच हो जाएगा। फिर आप देखो एडिनोसिन डीएमइनेज की डिफिशियंसी से या सीआईडी होता है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी डिजीज, तो इससे ये मैच हो जाएगा सी का 4, और सी का 4 मैच हुआ तो आंसर मिल ही गया। ए का 2, बी का 1, लेस नियान सिंड्रोम होता है, एचपीआरटी करके होता है उसकी वजह से, और स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी होता है SMN1-2 से। तो ये मान लो नहीं पता है, लेकिन आपको सी और ए तो पता है, तो आप आंसर निकाल लिए भाई। अब देखो, which one of the following is formed when साइटोसिन बेस डीअमीनेटेड, तो साइटोसिन जो होता है वहां पे अमीन ग्रुप बाहर निकल जाता है, तो यूरेसिल बन जाता है भाई। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नॉट अ प्राइमरीली माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड स्ट्रक्चर, तो माइक्रोट्यूब्यूल देखो सेंट्रियोल में रहता है, सेंट्रोसोम में रहता है, बेसल बॉडी में रहता है, लेकिन फाइलोपोडिया में नहीं रहता, तो यही आपका राइट आंसर है। तो देखो इस तरीके से भाई हमने आपको डीबीटी का क्वेश्चन दिखाया। अब पता नहीं इस प्लान में सही से किया कि नहीं, गर्मी की वजह से ना बहुत परेशानी है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन तो देख लिए ना, क्वेश्चन देख लिए आप, क्वेश्चन यही है, मैं इसका पीडीएफ ग्रुप में अवेलेबल करा दूंगा सही से, ठीक है, लेकिन कब अवेलेबल कराऊंगा, जब इस पे 300-400 व्यू पार हो जाएगा तब। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है भाई। मतलब यही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप सीयूईटी पीजी का तैयारी कर रहे हैं या हमारे ग्रुप में बने हुए हैं, तो आपका हर एग्जाम का तैयारी हो ही जाता है लगभग।